Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से। तो देखिए इसमें हम आपका CDP पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं और उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। तो देखिए जहाँ पर भी आपका फीलिंग्स की बात हो रही है, ठीक है, आपके सराउंडिंग्स में आपकी फीलिंग्स की बात हो रही है, तो वहाँ पर आपका कौन सा डोमेन होता है? तो वहाँ पर होता है आपका इमोशनल डोमेन। कौन सा होता है आपका? संवेगात्मक डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब बच्चे की फीलिंग्स की बात होती है तो वहाँ पर कौन सा डोमेन होता है? वहाँ होता है आपका इमोशनल डोमेन। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है, सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है, विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए जो बच्चों का विकास और वृद्धि है ना, तो उसमें अंतर हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सभी बच्चों का विकास एक ही तरीके से हो। बच्चों में जो विकास की दर है, उनकी जो गति है, उसमें अंतर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं? तो देखिए जो बच्चे हैं वो किन भूमिकाओं द्वारा सीखते हैं? तो देखिए समाजीकरण, उत्संस्करण, समावेशन और समायोजन, अनुकूलन व समायोजन, अनुकूलन और उत्संस्करण। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। देखिए जब भी समाज की बात होती है, सामाजिक रोल की बात होती है, तो वहाँ पर आपका क्या होता है? वहाँ होता है आपका समाजीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है और इस विशेषता को क्या कहते हैं? तो देखिए ये जो अवस्था है इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवस्था। किसकी बोलते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवस्था। और ये अवस्था जो है वो किस स्टेज में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपके सेंसरी मोटर स्टेज में। कौन से स्टेज में? तो वो होती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे किस चीज़ को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोत्स्की जो है वो किस चीज़ को महत्वपूर्ण मानते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो देखिए जो जीन पियाजे हैं वो एक्टिव लर्नर बोलते हैं बच्चे को, तो वो क्रियाएं करने के ऊपर, किस चीज़ की क्रियाएं। लेकिन जो लेव वाइगोत्स्की है वो किस चीज़ को? वो भाषा को मानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का, अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो देखिए जब गुड बॉय, गुड गर्ल ओरिएंटेशन आपकी स्टेज आती है तो उसमें कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह, वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे, यह महसूस करना कि खुद के लिए कानून और नियमों को बनाए रखना उसका कर्तव्य है, या फिर अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना जो सभी मानवता के लिए मान्य हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बच्चा गुड गर्ल, गुड बॉय ओरिएंटेशन में क्या करता है? दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह उसके अंदर होती है और दूसरों को खुश करने के लिए वो क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं? तो देखिए लेव वाइगोत्स्की जो है वो किस चीज़ को मान्यता देते हैं? वह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित रखना, देखिए सीमित रखना तो नहीं है। बच्चे अकेले और बिना किसी की मदद के, देखिए इसमें और केवल ध्यान केंद्रित करना, ये आपका गलत हो जाएगा। उन अवधारणाओं को सिखाने का लक्ष्य रखना जो बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र के परे है, देखिए परे है लिख रखा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की व्यू कॉग्निशन एज इनहेरेंटली। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? तो देखिए जो लेव वाइगोत्स्की है अनुवांशिक और परिपक्व, व्यक्तिगत और क्रिया आधारित, सार्वभौमिक व अचल, या फिर सामाजिक और भाषा आधारित। तो देखिए यहाँ पर जो इनका व्यू है वो क्या है कि ये क्या समझते हैं? सोशल और लैंग्वेज बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका। देखिए जो बाल केंद्रित कक्षा होती है उसमें शिक्षिका शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है। देखिए वर्गीकृत नहीं करना है। शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करती है, ये भी आपका गलत है। अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती है, ये भी आपका गलत है। प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हॉवर्ड गार्डनर का क्या मानना था, तो देखिए हॉवर्ड गार्डनर क्या मानते थे, प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है, देखिए बिल्कुल गलत है। केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, ये भी आपका गलत है। बुद्धि कुछ ही स्थितियों के अनुकूल होने की एक सामान्य क्षमता, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद, देखिए जो प्राइवेट स्पीच होती है विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करती है, विद्यार्थियों की सोच पर कोई प्रभाव नहीं डालती, बिल्कुल गलत है। बाधा डालती, ये भी आपका गलत है। आत्म केंद्रीयता को बढ़ावा देती थी। ईगो सेंट्रिसिज्म की बात कौन करते हैं, तो वो करते हैं आपके जीन पियाजे। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं। वो किस चीज़ के बारे में करते हैं, वो करते हैं आपके प्राइवेट स्पीच। तो आप ऑप्शन नंबर 1 जो होगा विद्यार्थियों की सोच को क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय व भाषाई कौशल होते हैं, बिल्कुल सही है। जेंडर एक सामाजिक संरचना, ये भी आपका सही है। तो देखिए जो कथन ए और आर आपके दोनों सही हैं, और जो आर है वो क्या कर रहा है, आपके जेंडर से रिलेटेड ए की क्या कर रहा है, व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए, तो देखिए किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करेंगे, आर्थिक, क्षेत्रीय, भाषाई और सामाजिक सांस्कृतिक। देखिए यहाँ पर चारों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है, तो देखिए मूल्यांकन को विद्यार्थियों में डर व तनाव पैदा करना चाहिए और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए जो आपके हैं ये दोनों नेगेटिव और ये भी आपका गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस प्रश्न में कौन से कौशलों का परीक्षण शामिल है, सभी बच्चों की ज़रूरतों, रुचियों और योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष की रचना कैसे कर सकते हैं। तो देखिए प्रगतिशील कक्षा की जो रचना है वो कैसे कर सकते हैं, समस्या समाधान से। कैसे, समस्या समाधान से, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी सारी सोच नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, केवल बोध नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता, देखिए किस चीज़ से बढ़ावा नहीं दिया जाता आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, लचीला समूहन, देखिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रीजनेबल अकोमोडेशन, ये भी आपका सही है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये भी आपका सही है। लेकिन लेबलिंग, पृथक्कीकरण और नामीकरण ये आपका नहीं करना और नहीं आपसे पूछा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों को की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों को जो उदाहरण हैं उनका क्या योगदान है। तो देखिए जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनका क्या योगदान आपका होता है। तो देखिए शिक्षकों को केवल, देखिए जहाँ पर केवल होगा वो आपका गलत होता है। ठीक है, शिक्षकों को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी ज़िंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए ये आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी आपका केवल है, यहाँ भी केवल है, तो ये भी आपके नेगेटिव हो गए। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD है वो ऐसी सुनियोजित उपागम जिसमें दृश्यक व श्रवणिक विकर्षण को कम किया जाता है से लाभान्वित होते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए जिनके अंदर क्या होता है, ध्यान न्यूनता का होता है, तो वो क्या करते हैं, उनके लिए कम से कम जो लेक्चर होते हैं, ठीक है,
दिखाने वाली चीज़ें मतलब काफ़ी टाइम तक वो नहीं बैठ पाती, ठीक है। तो उनके लिए ये चीज़ें जो लेक्चर वगैरह होते हैं, विकर्षण होते हैं, इनको क्या करना चाहिए, कम किया जाता है, तभी उनके लिए क्या होता है, वो बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही कह रहे हैं। विद्यार्थी जिन्हें ADHD है उनके ध्यान कर पाने की अवधि कम होती है और उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है। बिल्कुल सही है। देखिए ज़्यादा टाइम के लिए अटेंशन नहीं दे पाते, कुछ ही अवधि के लिए ध्यान केंद्रित कर पाते हैं अपना, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 A और R आपके दोनों सही हैं और R जो है वो सही व्याख्या कर रहा है A की, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए जिस व्यक्ति के अंदर विजुअल इम्पेयरमेंट है तो उनके लिए हम क्या करेंगे, छोटे अक्षर व चित्रों वाली किताबों का प्रयोग बिल्कुल गलत है। स्पर्शिक सामग्री और अन्य संसाधन जिसमें उभार हो का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए सहायक तकनीकों के प्रयोग पर प्रतिबंध, ये आपका गलत हो जाएगा। शिक्षकों और समकक्षों द्वारा सांकेतिक भाषा का उपयोग, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता है। तो देखिए जो रचनात्मकता होती है उसकी सबसे विशिष्ट विशेषता क्या होती है, कन्फर्मिटी, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिर हाइपोथेटिव डिडक्टिव रीजनिंग। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, देखिए जो क्रिएटिविटी होती है वो आपकी किस चीज़ से लिंक होती है, तो क्रिएटिविटी होती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग से। किससे होती है, आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है। देखिए जो सक्रिय जुड़ाव, जो एक्टिव इंगेजमेंट होती है, पूछताछ और जांच, वेदन और अभ्यास, रटकर स्मरण या फिर निष्क्रिय सुनना। तो देखिए पैसिव आपका गलत होता है, रोड मेमोराइजेशन भी आपका गलत होता है और ड्रिल भी आपकी गलत होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो देखिए ज्ञान के निर्माण में कौन कौन सी प्रक्रिया शामिल है, पूर्व ज्ञान का संगठन और पुनर्संगठन, अन्वेषण और खोज, सामाजिक अंतःक्रियाएं। तो देखिए यहाँ पर तीनों पॉइंट्स हैं आपके बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए शब्दावली देनी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी अनुभूतियों के बारे में अपनी डायरी में लिखें। बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को संवेग पहचानने और उसे अभिव्यक्त करने में मदद करने में संवेगों को स्वनियमित करने को बढ़ावा मिलता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। A और R आपके दोनों सही हैं और R जो है वो सही व्याख्या करता है A की, ठीक है। R जो है वो सही व्याख्या करता है A की। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए साधन लक्ष्य विश्लेषण में, देखिए साधन लक्ष्य विश्लेषण में मतलब मीन्स एंड एनालिसिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित होती है। समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए जो मीन्स एंड एनालिसिस होता है उसमें क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम आपकी होती है उसको क्या करते हैं, मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित कर देते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो भी उसके सब टर्म्स होती हैं उनको क्या करते हैं, हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन से अभिलक्षण महारत उन्मुखी विद्यार्थियों पर लागू होते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं जो अभिलक्षण जो मास्टरी ओरिएंटेड स्टूडेंट्स होते हैं उन पर लागू होते हैं। यह कोई लक्ष्य तय नहीं करते, इनका मानना है कि क्षमता स्थिर व स्थायी होती है, बिल्कुल गलत है। मानते हैं कि बुरी किस्मत असफलता का कारण, ये भी आपका गलत है। यह संरचनाओं को समझने और सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की गतिविधि करने के बाद रोशनी विद्यार्थियों को इस प्रश्न पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि अपने अपने पाठक होने के बारे में क्या सीखा। रोशनी कौन से कौशल को बढ़ावा दे रही है। तो देखिए यहाँ पर मेमोराइजेशन को, इमिटेशन को, मेटाकॉग्निशन को या फिर रोट लर्निंग को। देखिए रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन यहाँ पर बिल्कुल गलत है आपका, ठीक है। रट्टाफिकेशन नहीं करा रहे हैं। अनुकरण भी गलत है और स्मरण भी आपका गलत है। यहाँ पर जो अधिसंज्ञान जो मेटाकॉग्निशन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिकथन है वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौका कराए जाते हैं, बिल्कुल सही है। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। देखिए जो लर्निंग होती है वो सोशल
क्या है, प्रक्रिया है। ये किसने कहा है आपका, लेव-वाइगोस्की मानते हैं कि जो सीखना है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा, ए और आर आपके दोनों सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक शिक्षिका को सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए। तो देखिए उन्हें नज़रअंदाज करेंगे, उनको कम करेंगे, पुनर्वलन से कम करना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ सोचनी चाहिए, ठीक है। उपयुक्त रणनीतियाँ सोचनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से वह उदाहरण चुनें जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। देखिए कौन सा जो है उदाहरण है जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को दर्शाता है। चालू कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करती है ताकि वह दूसरों पर हावी हो सके। रीना अपना प्रोजेक्ट कार्य पूरा करती है ताकि उसे प्रथम स्थान, देखिए जहाँ पर भी आपका प्रथम स्थान हो, दूसरों के लिए हम काम कर रहे हैं तो वो क्या होती है आपकी, वो एक्सट्रिंसिक होती है, ठीक है, इंट्रिंसिक नहीं होती है। रानी सजा से बचने के लिए एक दत्त कार्य पर काम कर रही है, ये भी आपका गलत है। देखिए उर्मिल अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है। जहाँ पर भी आपके इंटरेस्ट, आपकी रुचि की बात होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वह कक्षा में बात नहीं करते हैं, एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में वे सहज महसूस करते हैं खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद वह छात्रों की सोच को बढ़ावा देते हुए उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद करता है। तो शिक्षक का शिक्षा शास्त्र किस दृष्टिकोण पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पर जो शिक्षक का दृष्टिकोण है वो किस चीज़ पर आधारित है, तो वो है आपका सामाजिक रचनावाद दृष्टिकोण। किस चीज़ पर, सामाजिक रचनावाद दृष्टिकोण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, ठीक है। तो यहीं पर आज का आपका सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।